बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 75 मुलाहिज़ा फरमाएं। रुस्तम को महसूस हुआ कि यहाँ कोई तकरीब या छोटा मोटा जश्न है। रुस्तम और दीगर अफराद की आमद को महसूस करके डेरे के मकीनों में हलचल नजर आने लगी। जल्दी बहुत से अफराद इनके गिर्द जमा हो गए। ये सब के सब गर्द आलूद बालों और बेतरतीब दाढ़ियों वाले खस्ता हाल अफराद थे। हर एक के पास छोटा मोटा हथियार जरूर दिखाई देता था। रुस्तम उनमें से बहुत सौ को पहले जानता था, ताहम कई एक नए चेहरे भी थे जिनको रुस्तम जानता था। वो बेहद हैरत से उसे देख रहे थे, जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा हो कि रुस्तम फिर उनके दरमियान मौजूद है। जख्मी गोरा को फौरन हुजरों की तरफ ले जाया गया। बाकी अफराद खोंदरों की तरफ चले गए। चंद अफराद ने रुस्तम के साथ पुरजोश मुआनका किया। उनमें से एक बोसीदा पैंट शर्ट वाला नौजवान भी था। फिर वो लोग उसे छज्जे की तरफ ले गए। थोड़ी देर बाद रुस्तम छज्जे के आरामदेह कमरे में मौजूद था। यहाँ फर्श पर बड़ी दरी बिछी हुई थी। दीवारों के साथ गाओ तकिए लगे थे। लकड़ी की अलमारी, टीवी, पंखा, बहुत सी दीगर सहूलतें यहाँ मौजूद थी। एक तरफ दीवार पर दूसरी जंग अजीम की खौफनाक मशीन गन M642 आवेजा थी। उसके साथ ही 2 222 राइफलें भी दिखाई दे रही थी। इस दीवार पर एक शेल्फ भी था जिस पर शराब की बोतलें एहतमाम से सजाई गई थी। इस कमरे में रुस्तम के सामने जो शख्स बैठा था उसका नाम लाला फरीद था और नादर काका के बाद यही शख्स यहाँ का करता धरता था। अभी थोड़ी देर पहले लाला फरीद ने रुस्तम के साथ बड़ी गर्मजोशी से मुआनका किया था और उसका हाल अहवाल पूछा था। अब वो दोनों तफसीली गुफ्तगू की तरफ बढ़ रहे थे। लाला फरीद मलेशिया रंग की शलवार कमीज में था। उसने गर्म शाल के नीचे अपने जोड़े चकले कंधों को एक बेकरार सी जुम्बश दी और पाटदार आवाज में बोला, परसों रात दिलावर ने वायरलेस पर तुम्हारे बारे में बताया तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने उससे कहा मेरी बात कराओ रुस्तम से। वो बोला कि तुम करीब नहीं हो। फिर उसने गोरा के जख्मी होने के बारे में बताया। परेशानी तो बहुत हुई, लेकिन ये यकीन था कि अगर तुमने गोरा को मारा है तो उसकी कोई वजह भी तुम्हारे पास जरूर होगी। छोटी मोटी वजह नहीं थी, रुस्तम गंभीर लहजे में बोला। रुस्तम के लहजे की गंभीरता को महसूस करके फरीद ने कहा, चलो इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तुम ये बताओ कि तुमने मुहारें कैसे मोड़ी, और हम तो तुम्हारा रास्ता देख देख कर थक गए थे। अनजान ना बनो, तुम्हें बहुत कुछ पता है, लेकिन बहुत कुछ पता नहीं भी। तुम तो पूरी तफ्तीश करना चाहते हो। रुस्तम के लहजे में हल्की सी गर्ज आ गई। नहीं यार, तुमसे तफ्तीश करूंगा भला। मैं तो जानना चाह रहा था कि तुम जो कुछ जानना चाहते हो सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी इस बारे में कोई बात ना करो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरे साथ एक लड़की है, उसकी रहाइश तुम्हारी बीवी के साथ हो तो बेहतर है। मुझे जहाँ कहोगे वहीं पड़ जाऊंगा। कैसी बात करते हो रुस्तम? इस डेरे पर जितना हक मेरा है उतना ही तुम्हारा है। तुम जहाँ कहो तुम्हारे आराम का इंतजाम कर देता हूँ। बल्कि मैं तो चाहता हूं कि तुम भी यहीं रहो। मेरे साथ वाला कमरा तुम्हारे लिए खाली करा लेता हूं। हाँ, यही ज्यादा मुनासिब है। इसी दौरान में काठिया अंदर आया। उसने झुककर सलाम किया और अदब से बोला, लाला। नासर ने गोरा बाई की मरहम पट्टी कर दिया। 1-2 टीके भी लगा दिए हैं। अगर कुछ और करना है तो आप आकर देख लें। लाला फरीद ने रुस्तम की तरफ देखते हुए कहा, आओ दोनों चलते हैं। नहीं, तुम अकेले आओ, मैं भी उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। रुस्तम के लहजे में जहर था। फरीद तवील सांस लेकर उठ खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। जाते जाते उसने काठिया से कहा, रुस्तम के साथ आने वाली मैडम साहबा को अंदर अपनी भरजाई के पास ले जाओ। उन दोनों के लिए चाय पानी का इंतजाम अलहदा से कराओ। काठिया ने एक बार फिर सर झुकाया और बाहर चला गया। रुस्तम दरी पर चित लेट गया। इसका सर गाँव तकिए पर था। बहुत थका देने वाला सफर था, लेकिन पता नहीं क्या बात थी, रुस्तम को खास थकावट महसूस नहीं होती थी। यूं लगता था कि इसे कुछ महसूस नहीं हो रहा। थकावट ना तकलीफ ना दुख, वो बिल्कुल पथरा चुका था। आज कमोबेश 2.5 बरस बाद डेरे पर आया था। यहाँ बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन बहुत कुछ जाना पहचाना भी था। अभी जरा देर पहले फरीद ने नासर का जिक्र किया था। नासर भी रुस्तम के लिए जाना पहचाना नाम था। ये एक नौजवान डाकू था और सितमशी था कि मेडिकल के आखिरी साल में एक ट्रैफिक सार्जेंट को कत्ल करने के इल्जाम में पकड़ा गया था और ये कानून के शिकंजे में फंसा और फिर फंसता ही चला गया। वो अपनी सुजुकी कार पर इम्तिहानी सेंटर पेपर देने जा रहा था। वक्त महदूद था। वो तेज रफ्तारी से ड्राइव कर रहा था। एक इशारे पर वो 1 सेकंड या उससे भी कम वक्त के लिए लेट हुआ। सार्जेंट ने इशारा तोड़ने के इल्जाम में उसे रोक लिया। उसने बहुत मिन्नत समाजत की। सार्जेंट को बताया कि उसका कैरियर दाव पर है, वो लेट हो गया तो इम्तिहान ना दे पाएगा। सार्जेंट टस से बस ना हुआ। वो हर सूरत गाड़ी बंद करने के दर पे था। नासर ने गाड़ी भगा दी। सार्जेंट ने मोटरसाइकिल पर उसका जारियाना ताकुब किया और गाड़ी को रोकने की कोशिश की। नासर ने भी ना रुकने का तहिया कर लिया था। आखिर एक जगह उसने जोरदार तरीके से मोटरसाइकिल को गाड़ी की साइड मारी। सार्जेंट फिसलता हुए एक वैन से टकराया और उसके नीचे कुचला गया और उसके साथ ही डॉक्टर नासर की हंसती बसती जिंदगी भी कुचली गई।
वो फरार हो गया। बाद उसके हाथों पुलिस का एक टाउट कत्ल हुआ और वो इख्तियारी होकर अपनी माँ और 2 बहनों को रोता छोड़कर इन खराबों में आ बसा, कभी वापस ना जाने के लिए। ये वीराना ऐसी अनगिनत कहानियों से हटा हुआ था। बेशक कुछ लोग फितरतन भी जराइम पेशा थे, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही थे जिन्हें बेइंसाफ माशरे ने मुजरिम बनाया था। रुस्तम खुद भी तो इन दूसरी किस्म के लोगों में शामिल था। कई बरस बीत चुके थे, लेकिन अपने बूढ़े बाप का खून आलूद जिस्म जैसे आज भी इसके सीने से चिमटा हुआ था। लर्ज रहा था, इश्कियां ले रहा था और बाज़बाने खामोशी कह रहा था, रुस्तम तेरी आपो बड़ी कमजोर है, उसकी ताकत बन जाना, उसे जिंदा दरगोर ना होने देना। और वो बन गया था ताकत। उसने अपनी आपो को हालात की कातिल लहरों से साफ निकाल लिया था। यह और बात है कि इसे निकालते निकालते वो खुद किनारों से बहुत दूर चला गया था। 10-15 मिनट बाद फरीद लौट आया। उसके चेहरे पर तरद्दुद था। मखमली गाँव तकिए से टेक लगाते हुए उसने लंबी सांस ली और बोला, गोरा को काफी चोटें आई हैं। ये तो शुक्र है कि नासिर जैसा बंदा हमारे पास मौजूद है, वरना जान के लाले पड़ सकते थे। अब यहाँ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। 2-3 दिन बाद अंदाजा होगा कि रोशनी बच सकती है या नहीं। रुस्तम खामोश रहा, चेहरे पर गहरा कर्म था। फरीद ने चल में इंतजार किया, जैसे चाह रहा हो कि रुस्तम भी इस बारे में बात करे। रुस्तम ने बात नहीं की तो वो सिगरेट सुलगाने में मसरूफ हो गया। खोंदर यानी सुरंग से गाने बजाने की आवाजें कमरे तक पहुंच रही थी। रुस्तम ने अंदाजा लगाया कि 2-4 रकासाएं यहाँ पहले से मौजूद थी, शायद उन्हें कहीं और से लाया गया था। नाच गाना हो रहा था। फरीद के साथियों के मखमूर आवाजें गाड़ियों में गूंज रहे थे। रुस्तम ने हाथ बढ़ाकर खिड़की खोली तो आवाजें मजीद वाज़ेह हो गईं। किसी ठीठ पंजाबी शख्स ने टप्पे की तरफ पर तान लगाई, 8 आने दवानी दे, मत्थे उत्ते चंगे लग दे, तेरे कुंडल जवानी दे। एक उर्दू बोलने वाले ने कहा, बदली की छाया है, वो पतली कमर वाली, दिल तुझ पर आया है। किसी ने सराइकी में बोल उठाए, फिर एकदम बहुत से अफराद आवाजें बुलंद करने लगे। रुस्तम ने खिड़की बंद करते हुए कहा, यह क्या तमाशा है? फरीद की घनी मूंछों के नीचे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो अपने बालों से भरे सीने पर हाथ फेर कर बोला, कुछ नहीं यार, बड़े दिनों से ये लोग बोर हो रहे थे। मैंने कहा थोड़ी सी दिल पिशोरी कर लें। और दिल पिशोरी के लिए तुम शहर से रकासाओं को इकट्ठा करके ले आए हो? यार कोई जबरदस्ती उठाकर तो नहीं लाया, सौदा करके लाए हैं। एडवांस दिया है, बाकी भी एक एक पाई अदा करेंगे और उन्हें रत्तू मोड़ तक वापस छोड़ कर आएंगे। और ये आई भी अपनी खुशी से है यार। लगता है तुम नादर काका की बातें भूलते जा रहे हो। वो क्या कहा करता था, औरत अपने साथ बहुत सी मुसीबतें लेकर आती है। और वो ये भी कहा करता था कि मफरूर के लिए औरत के बाजू फांसी का फंदा होते हैं। मुझे सब याद है रुस्तम, पर वक्त के साथ बहुत कुछ भूलता भी तो है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है और बहुत कुछ भुलाती है। मुझे लगता है कि पिछले 2-2.5 बरसों में तुमने सीखा कम है और बुलाया ज्यादा है। वो गहरा कश लेकर बोला, तुम्हारे साथ भी तो औरत आई है। मुझे पता था तुम ये बात जरूर कहोगे। इसका जवाब भी मेरे पास है। इस लड़की को मैं नहीं लाया, ये जबरदस्ती आई है। मेरा इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं और ना हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि इसे जल्द से जल्द यहाँ से किसी महफूज जगह पर पहुंचा दूं। औरत आसानी से पीछा नहीं छोड़ती और वो जितनी खूबसूरत और जवान होती है उससे बचना भी उतना ही मुश्किल होता है। मेरे बारे में सब जानते हो, फिर भी ये बात कह रहे हो। मेरा ख्याल था कि मैं और नादर काका तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ये ख्याल बिल्कुल गलत निकला, एकदम गलत। हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम इस तरह रास्ता बदल दोगे। रुस्तम की आंखें जल उठी। देखो फरीद, बात उसी रुख पर जा रही है जिस रुख पर जाने से गोरा के साथ मेरी लड़ाई हुई है। फरीद के चेहरे पर रंग सा आकर गुजर गया। पहले लगा कि वो कोई सख्त बात कहेगा, लेकिन फिर उसने तहम्मुल का सबूत देते हुए इरादा बदल दिया। मुस्कुराकर बोला, चलो छोड़ो इन बातों को। फिर वो शेल्फ की तरफ बढ़ा। एक चमकती दमकती बोतल उसने बड़ी शफकत से हाथ फेर कर कहा, क्या ख्याल है, जरा होंठ गीले कर लें। रुस्तम ने नफी में सारी लाया, फिलहाल मैं लेटना चाहता हूँ। रुस्तम के लेटने का इंतजाम करने के लिए फरीद बाहर चला गया। खोंडर यानी सुरंग में हंगामा खाए हु जारी था। फरीद के इसरार पर थोड़ा सा पुलाव खाने के बाद रुस्तम छज्जे के एक छोटे कमरे में रात भर सोता रहा। यह कमरा इसके जाने के बाद बना था। रात को गुनूदगी की कैफियत में इसे कई बार एहसास हुआ कि कोठरियों से बाहर शोरो गुल बपा है। 7 बज रहे हैं, नाच गाना हो रहा है और सुरीली चीखें सुनाई दे रही हैं। किसी वक्त कई अफराद मिलकर आवाजें लगाने लगते थे या फिर नारे बुलंद करते थे। 1-2 बार हवाई फायरिंग भी की गई। सुबह रुस्तम की आंख खुली तो सूरज अभी तलू नहीं हुआ था। चारों तरफ गहरी खामोशी थी। रुस्तम के पांव और कंधे की चोटें कुछ तकलीफ दे रही थी। वो कुछ देर बैठा रहा, फिर उसने खिड़की खोली। यूं लगता था कि डेरे में मौजूद हर फर्द बहवे ख्वाब है। छज्जे और हुजरों के दरमियानी आते में उजाला फैलना शुरू हो गया। या खाने पीने के बहुत से बर्तन उल्टे सीधे पड़े हुए थे। हड्डियां, जाया हो जाने वाले चावल, शराब की 2-4 बोतलें भी दिखाई दे रही थी। अंदाजा होता था कि आते के दरमियान रात को काफी बड़ा अलाव रोशन किया गया था।
इस अलाव के आसार अब राख और अधबुझे अंगारों की सूरत में मौजूद थे। डेरे के चंद अफराद अलाव के इर्द गिर्द नीम पथरीली जमीन पर सो रहे थे। रात को रकासाओं पर जो नोट निछावर किए गए थे उनमें से कुछ अब भी यहाँ वहां पड़े थे। 2-3 राइफलें और कुलाड़ियां भी सोने वालों के करीब ही पड़ी थी। सुबह 9 की इन अव्वलीन घड़ियों में जैसे ये हथियार भी सो रहे थे, अचानक एक मंजर ने रुस्तम को बुरी तरह चौंका दिया। खुंदर के दाने के पास भी एक छोटे अलाव के आसार मौजूद थे। यहाँ एक टुंड बेरी के पास एक औरत और एक मर्द कंबल में लिपटे जमीन पर बेखबर पड़े थे। नींद में कंबल मर्द पर से खिसक गया था। वो मादरजाद बरहना था। औरत का बालाई जिस्म भी कंबल से बाहर था और बरहना था। उसके बाल बिखरे हुए थे। एक गोरी चिट्टी टांग भी पांव से पिंडली तक कंबल से निकली हुई थी। वो शक्ल से जवान साल तवाइफ नजर आती थी। मर्द के सराहने की तरफ कोई चमकती हुई शहद नजर आई। गौर से देखने पर रुस्तम को पता चला कि ये शराब की बोतल है। खुली आसमान के नीचे ये वाहियात मंजिर देखकर रुस्तम की आंखें जल उठी। वो खिड़की बंद करने जा ही रहा था कि एकदम रुक गया। इसे एक मुतहर्रिक जिस्म दिखाई दिया। एक 4-5 साला बच्चा था। उसका रंग बिल्कुल सफेद और घुंघरियाले बाल कदरे सुनहरी थे। रुस्तम समझ गया कि यह फरीद का बेटा टीपू है। जब रुस्तम यहाँ से गया तो टीपू फकत 2-2.5 साल का था। आज रुस्तम ने मुद्दत बाद उसे देखा था और एक ऐसी जगह देखा था कि आसाब सुन्न होकर रह गए थे। बेशक वो टीपू ही था। गालबन वो रात को जल्दी सो गया था और अब सुबह सवेरे उठ खड़ा हुआ था। यकीनन उसकी माँ सो रही थी, वरना वो उसे इस जानिब कहाँ आने देती। वो मलेशिया रंग का कुर्ता पाजामा पहने हुए था और उसके हाथ में शहतूत की एक डाली थी। शहतूत के सब्ज पत्तों के अकब से वो हैरत और खौफ के मिले जुले तासरात के साथ इस मटियाले कंबल को देख रहा था जिसके नीचे मर्द और औरत बरहना पड़े थे। वो 10-15 सेकंड तक बेहद तजस्सुस से ये मंजिर देखता रहा, फिर दरख्त के पीछे ओझल हो गया। रुस्तम ने अमीक सांस लेकर खिड़की बंद कर दी। वो काफी देर तक अपनी जगह गुमसुम पड़ा रहा। डेरे के माहौल में उसे एक नागवार तब्दीली महसूस हो रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद इसे कदमों की मदम आहट सुनाई दी। फिर दरवाजा खुला और वही 4-5 साला बच्चा अंदर आ गया, जिसे रुस्तम ने कुछ देर पहले शहतूत के दरख्त के पास देखा था। सलाम ताता, उसने तोतली जबान में कहा। वालेकुम अस्सलाम। रुस्तम ने उसके सर पर हाथ फेरा और माथा चूमा। तुम टीपू ही हो ना? बच्चे ने शर्मा कर सर हिलाया। उसके हाथ में चाय का कप था। रुस्तम ने कप ले लिया। दरवाजे के पीछे से नुसवानी आवाज उभरी। रुस्तम भाई, आप कैसे हैं? ठीक हूं भरजाई। रुस्तम का जवाब मुख्तसर था। हम आपको बहुत याद करते थे। मैं भी भूला नहीं था। दूसरी तरफ खामोशी थी। अंदाजा हो रहा था कि पर्दे के पीछे से बोलने वाली औरत रुस्तम से मजीद बात की तवक्को कर रही है, लेकिन रुस्तम यकसर खामोश था। इस पर वही गंभीर मूड तारी था जिसने पिछले कई दिनों से इसे अपने नरगे में लिया हुआ था। खामोशी के तवील वक्फे के बाद रुस्तम ने औरत से पूछा, फरीद सोया हुआ है क्या? नहीं, जाग गए हैं। बुलाऊं ने? हाँ। कुछ देर बाद फरीद तौलिए से मुंह पूंछता हुआ अंदर आ गया। उसके चेहरे की नुमायां खुसूसियत उसकी नहायत घनी मूंछें और बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी। जिसम मजबूत और कद दराज था। लगता था कि रात को उसने भी खूब बैनोशी की है। चेहरे पर तमतमाहट अभी तक मौजूद थी। रुस्तम ने खिड़की खोलकर बाहर झांका। धूप निकल आई थी। 2 अफराद अहाते में बिखरे हुए सामान को समेट रहे थे। एक पोठवारी बिल्ली हड्डियों के गिर्द मंडला रही थी। अलाव के गिर्द सोने वाले अब जा चुके थे। खूंदर के करीब मटियाले कंबल के नीचे बरहना जोड़ा अब मौजूद नहीं था। रुस्तम ने खिड़की बंद कर दी। फरीद ने बच्चे को गोद में उठा लिया और उसके सर पर हाथ फेर रहा था। काफी बड़ा हो गया है, रुस्तम ने कहा। तुम भी जल्दी तो नहीं लौटे ना? एक ही है या नहीं? बस यही जीता जागता रहे। रुस्तम ने बच्चे से कहा, जाओ बेटा बाहर खेलो। वो फौरन उठकर चला गया। रुस्तम ने फरीद से मुखातिब होते हुए कहा, मुझे याद है जब मैं यहाँ था तो ये 2-2.5 साल का होगा। तुम कहा करते थे इसे अपने साथ यहाँ इस दोजख में नहीं रखूंगा, कहीं दूर भेज दूंगा। मेरा पक्का प्रोग्राम था, लेकिन मसला ये था कि तुम्हारी भरजाई मैनाज भी चाहती थी। सच्ची बात पूछते हो तो मैनाज के बगैर जिंदगी बेकार महसूस होती है और अब भी यही सूरत हाल है। तो फिर इसको पैदा क्यों किया था? बस हो गई गलती, लेकिन अब इस गलती को दुरुस्त करने के बारे में सोच लिया है। पक्का इरादा कर लिया है कि टीपू को इसके मामू के पास कराची भेज दूंगा। वहां से ये मामू के साथ कतर चला जाएगा। मैनाज भी राजी हो गई है। माँ और बेटे को जुदा करोगे, बाप और बेटा भी तो जुदा होंगे। तुम जानते ही हो ऐसी जुदाइयां सोन में पनाह लेने वालों का नसीब होती हैं और उनके लिए हम सबको तैयार रहना पड़ता है। रुस्तम ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है जब तक तुम इस मासूम को इस दोजख से रवाना करोगे तब तक इसकी मासूमियत खत्म हो चुकी होगी। क्या मतलब? रुस्तम ने कड़ी नजरों से फरीद को घूरा। मैं तुम्हें बहुत मजबूत समझता था फरीद, लेकिन मुझे लगता है कि तुम दिन ब दिन कमजोर पड़ते जा रहे हो। क्या कमजोरी देखी है तुमने? ये जो रात भर यहाँ होता रहे कमजोरी नहीं तो और क्या है? शराब पीकर नाच गाना करते रहे हो तुम सब। क्या नादर काका के होते हुए तुम ये सब कर सकते थे? फरीद का चेहरा तमतमा गया। मैं समझता हूँ कि कई मामलों में नादर काका भी गलत था।
कई मामलों में नहीं, वो था ही गलत। उसने तुम्हें डेरे पर जगह दी, तुम्हें जिम्मेदार बनाया, तुम्हें सलाह मशवरे में शरीक किया और फिर आखिरी वक्त में तुम्हें सरदारी का रुतबा दिया। सरदारी का रुतबा तो तुम्हें भी मिल रहा था, लेकिन तब तक तुम्हारे इरादे कुछ और हो चुके थे। तुम शरीफाबाद जाकर शरीफों के साथ उठना बैठना चाहते थे। फरीद ने कहा, ये एक अलग बात है। मैं बात कर रहा हूँ इस गंदगी की जो तुम यहाँ घोल रहे हो और बीवी बच्चे के सामने घोल रहे हो। ये गंद नहीं है, छोटी मोटी खुशी है, और ऐसी खुशियां मनाने का हक इन लोगों को कुछ भी है। अभी ये लोग जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं। बाकी रही बात बीवी बच्चों की, तो मैंने उन्हें इस माहौल से बिल्कुल अलग थलग रखा हुआ है। तुमने जो अलग रखा हुआ है वो अभी मैंने थोड़ी देर बाद देखा है। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी जब तुम सब घोड़े बेचकर सो रहे थे, मैंने खिड़की खोलकर इस सियाते में देखा था। तुम्हारे साथ ही मदहोश पड़े थे और उनमें से एक रकासा भी थी, एक बंदे के साथ एक ही कंबल के नीचे पड़ी थी। और ये नजारा सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे साथ तुम्हारे बेटे टीपू ने भी किया है, और मुझे यकीन है कि वो इससे पहले भी ऐसे तमाशे देखता रहा होगा। फरीद हैरत से रुस्तम की तरफ देख रहा था। रुस्तम ने एक झटके से खिड़की खोलते हुए कहा, वो शैतूत देख रहे हो ना? उसके पीछे खड़ा था टीपू, और वो तवाइफ वहां खूंदरे के पास पड़ी थी अपने आरदी खसम के साथ। फरीद चंद लम्हे खामोश रहा, यूं लगा जैसे उसे जवाब नहीं सूझ रहा। कभी कभी बंदे का लाजवाब होना ही उसे भड़का देता है। फरीद के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो तब कर बोला, रुस्तम क्या बात है? तुम जब से आए हो उखड़ी उखड़ी बातें कर रहे हो। मुझे लगता ही नहीं कि मैं उस रुस्तम से मिल रहा हूँ जिसे मैं जानता हूँ। यार क्या हो गया है तुम्हें? अगर तुम्हारे साथ कोई ऊंच नीच हुई है तो इसमें दूसरों का क्या गुनाह है? तुमने आते ही सबको डरा सहमा कर रख दिया है। किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हो, गोरा को मार मार कर अलग बेहाल कर दिया है। तुम असल बात से हट रहे हो फरीदे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम अपने आले दवाले इतना गंद क्यों बखे रहे हो? कहाँ गए तुम्हारे असूल और तुम्हारे ऊंचे इरादे? तुम तो मुझसे यहाँ का सारा हिसाब किताब मांगोगे, पुलिसियों की तरह मुझसे पूछ गछ करोगे, और अगर मैं ना बताऊं तो फिर मेरे साथ भी मारा मारी करोगे, मेरी खलड़ी उधेड़ दोगे। मैं तुम्हें मारने वाला कौन होता हूँ? तुम यहाँ के करता धरता हो, मालिक हो। उल्टा तुम मुझे यहाँ से धक्का मार कर निकाल सकती हो, और निकाले जाने से अच्छा होता है कि बंदा खुद निकल जाए। तुम ख्वाब ख्वाब बात को बढ़ा रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग चकराया हुआ है। पहले अपने दिमाग के चक्कर उतारो, खुद को और दूसरों को अजाब में ना डालो, फरीद ने कहा और बिनाया हुआ बाहर निकल गया। रुस्तम उठकर कमरे की मुख्तसर जगह में टहलने लगा। इसके सीने में करब का धुआं था। बहरहाल फरीद और रुस्तम की ये तलखी ज्यादा देर बरकरार नहीं रही। बमुश्किल 5 मिनट बाद फरीद वापस आ गया। अब उसके चेहरे पर तमतमाहट नहीं थी, आसाब का तनाव भी कम नजर आ रहा था। वो सिगरेट के गहरे कश लेता रुस्तम के करीबी चटाई पर बैठ गया। उसने रुस्तम को सिगरेट पेश की। रुस्तम ने सर को नफी में जुम्बश दी। 5-10 सेकंड खामोशी रही, फिर फरीद ने धीमे लहजे में कहा, रुस्तम तुम्हें यहाँ आकर कुछ बातें बुरी लगी हैं। मुझे अफसोस है कि ऐसा हुआ, लेकिन इसके पीछे एक वजह है। रुस्तम ने अपने सीने की तपश को झीलते हुए सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। वो बात जारी रखते हुए बोला, तुम्हारी तरह मैं भी जानता हूँ कि नादर काका ने यहाँ कुछ असूल बनाए थे। हमारे यहाँ के रहन सहन में औरत का दखल बहुत कम था, और ये मामला अब से 3-4 महीने पहले तक वैसे ही चल रहा था। लेकिन 3-4 महीने पहले एक ऐसी बात हुई जिसने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने तवक्कुफ करके नया सिगरेट लगाया और बोला, शायद यहाँ तुम्हें तुम्हारी नजर कब्रों पर पड़ी हो। वहां तुम्हें एक नई कब्र नजर आई होगी। दाईं तरफ जंतर के पास नजर पड़ी थी तुम्हारी। हाँ तुम आगे बात करो। पता है ये कब्र किसकी है? ये मेरे भांजे अबागीर की। जिन दिनों तुम यहाँ से गए थे उन्हीं दिनों उसके यहाँ आने के असबाब पैदा हुए थे। गुजरात के एक मौजूद जमाली में 10 एकड़ इराजी के तनाजे में अबागीर ने अपने एक तायाजाद पर गोली चलाई, जिससे उसकी टांग साया हो गई। अबागीर का छोटा भाई भी जख्मी हुआ। अबागीर का ताया असर और रसूख वाला था। पुलिस में उसकी जान पहचान भी थी। उसने अबागीर पर कई केस बनवा दिए। उसका इरादा अबागीर को पुलिस मुकाबले में मरवाने का था। अबागीर को किसी ने बता दिया कि वो जब भी पकड़ा गया उसे मार दिया जाएगा। वो भागकर यहाँ मेरे पास आ गया। बिल्कुल जवान था वो। जब यहाँ आया मुश्किल से 19-20 साल का होगा। ये देखो उसकी तस्वीर। फरीद ने एक रंगीन तस्वीर रुस्तम को दिखाई, जो घुंघरियाले बालों वाले एक नहाए सेहतमंद लड़के की तस्वीर थी। रुस्तम को फरीद की आंखों में गहरे दुख के आसार नजर आए। वो सिलसिला कलाम जोड़ते हुए बोला, अबागीर हमारे साथ रहना चाहता था। मैंने उसे बहुत समझाया। मैंने उसे बताया कि हम में से बहुत सौ को गोली मार देने का आर्डर है। हमारे सरों की कीमतें मुकर्रर हैं। वो एक मामूली जुर्म करके हमारे बड़े जुर्मों में हिस्सेदार क्यों बनना चाहता है? लेकिन शायद वो पुलिस से बहुत डरा हुआ था, खास तौर पर डीएसपी रियाज से। उसे किसी ने बताया था कि इसका केस डीएसपी रियाज के सुपुर्द हो गया है, और ये वो भी जानता था कि रियाज बंदे को मक्खी की तरह मार देता है। वो यहाँ से वापस नहीं गया और हमारे साथ शामिल हो गया। अब पिछले 2-2.5 साल से वो यहीं था। वो बड़ा हंसमुख और जिंदा दिल था। जहाँ बैठता था रौनक लगा देता था। उसकी मौत ने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया।
आखिरी अल्फाज कहते कहते फरीद की आवाज़ गम से लबरेज हो गई। क्या हुआ था उसे? होना क्या था? मैंने खुद अपने हाथों से गोली मारी उसे, फरीद ने कहा और गुमसुम हो गया।